पढ़ा जाना चाहिए, अगर कोई भी पूछेगा तुम्हें, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तुम एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस किए हो, तो इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना चाहिए इतना तो पता ही होगा। क्यों पढ़ना चाहिए इन्वायरमेंट? शेजल, क्यों पढ़ना चाहिए इन्वायरमेंट? हाँ बोलो। सर, ताकि जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको हम कॉम्बैट कर सकें और जान सकें अपनी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट के बारे में। हम्म, अजय सही बोल रहे हैं। सर ठीक ही है। तो सुदेशना? अच्छा, इन्वायरमेंट के बारे में ज्यादा जानते हो, बहुत सारा चीजें जानते हो, एमएससी किए हो, बहुत सारी चीजें तो पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि सूरज के पास रहने से गर्मी होता है या सूरज के दूर रहने से गर्मी होता है, इतना बता सकते हो? छोटा सा पूछ रहा हूँ तुम्हें। सेजल, सूरज के पास रहने से गर्मी होता है या सूरज से दूर रहने से गर्मी होता है? पास रहने से। अच्छा, सुदेशना? पास रहने से ना। मुझे तो यही लगता हाँ, है। हाँ, इसीलिए 4 मार्क ठंड में कटे गर्मी हैं। ज्यादा होती इसीलिए 4 मार्क कटे हैं। अजय? सर पास रहने से ही। ये ही कंसेप्ट है गलत। ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट गलत क्यों है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो, जब भी हम इन्वायरमेंट को पढ़ने जाते हैं, तो बिना अर्थ के तो इन्वायरमेंट नहीं पढ़ सकते हो, सही बात है कि नहीं? बिना अर्थ के तो इन्वायरमेंट नहीं पढ़ सकते हो। अगर तुम अर्थ का ही ओरिजिन नहीं जानते हो, अर्थ कैसे बना है, अर्थ में बाकी चीजें कैसे बनी है, अगर अर्थ के बारे में ही नहीं पता होगा, तो क्या तुम इन्वायरमेंट पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इन्वायरमेंट तो बाद में आता है, पहले तो अर्थ आता है ना। अगर अर्थ के बारे में नहीं जान रहे हो तो इन्वायरमेंट कैसे पढ़ोगे? करेक्ट। तो अर्थ के बारे में जानना जरूरी है इन्वायरमेंट से पहले। करेक्ट। तो अगर इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, उससे पहले अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करो। और इसीलिए जो यूनिट 1 तुम्हारे सिलेबस में दिया है, वो तभी वैलिड है जब यूनिट 4 पढ़ लो। अगर यूनिट 4 के स्टार्टिंग के पोर्शंस नहीं पढ़ोगे और यूनिट 1 में डायरेक्टली जंप करोगे, तो बहुत सारी चीजें अननोन रहेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि सब कनेक्टेड है। यूनिट 1 एंड यूनिट 4 जो है वो ऐसे हैं जो कि कनेक्टेड हैं, उनको हम अलग करके नहीं पढ़ सकते। समझ लो, दे आर वेरी कनेक्टेड। ठीक है। तो हमको हमेशा ना कनेक्ट करके चीजें पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तुम अभी देखे होगे, तुमने दिया है शेजल यूसी नेट? नो सर। नहीं दिया है। अभी सुदेशना ने दिया होगा, उसको ये चीज पता चला होगा कि 5 स्टेटमेंट देता है और उसमें ABCD पूछ देता है, एक गलत हो जाता है तो सब बर्बाद हो जाता है कि नहीं? तो यही क्वेश्चन पूछता है। तो आज के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी, कि आज का पैटर्न क्या मांग रहा है। आज का पैटर्न मांग रहा है कंसेप्ट, और वो भी इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट। ठीक है। अगर तुम ईवीएस पढ़ना है, ईवीएस निकालना है, तो यू हैव टू बी इंटरकनेक्टेड इन नेचर। हर यूनिट्स को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। करेक्ट। डीप थिंकिंग, इंटरकनेक्शन, ये सब जरूरी है। इसके बिना तुम्हारा नेट या जेआरएफ निकालना बहुत कष्ट है। कष्ट है, वो सच में कष्ट है। उसमें कोई कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन बहुत जरूरी है। अब बात है कि जैसे कि इन्वायरमेंट की शुरुआत हुई, तो इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का अगर हम बोले हैं तुमको, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, आज के यहाँ पे थोड़ी पूछा जाएगा। हर जगह तुमको ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप इन्वायरमेंटल साइंस से एमएससी किए हैं, आपको इन्वायरमेंटल साइंस का डेफिनेशन पता है, ये चीज पूछ लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कि अननोन आदमी है, जो लेमेन है, उसको कैसे समझाओगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है? तो अगर मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंटल साइंस की, ठीक है, ये सब की वर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। क्या?
कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड वाला साइंस है। ये कीवर्ड्स है, करेक्ट। तो अगर यही कीवर्ड्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तो क्या तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। फिर क्या आता है कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड से जुड़ा हुआ है, और उसमें क्या हो रहा है, रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमोंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द environment। ये बहुत जरूरी चीज है कि मतलब फिजिकल भी कनेक्टेड रहेगा, केमिकल भी रहेगा, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी रहेगा एनवायरनमेंट का। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या बोला है कि विथ फोकस ऑन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, विथ फोकस ऑन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, अगर फोकस नहीं हो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पे तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये जरूरी चीज है, यही लिखना बहुत जरूरी है डेफिनेशन में कि विद फोकस टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इसमें एक और चीज ऐड हो जाता है, मिटिगेशन, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। मिटिगेशन पे भी काम करता है, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल साइंस सबसे जरूरी चीज, इसके कीवर्ड्स याद करो, इन्वायरमेंटल साइंस कनेक्टेड टू मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड। ठीक है, एंड रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट विद फोकस ऑन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। बहुत जरूरी, ये विद फोकस टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड मिटिगेशन, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में ही नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ये चीजों के बारे में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मटेरियल ले लिया है तुम लोगों ने? उसके पास तो है शायद, अजय के पास। सर हाँ मेरे पास है। हाँ, बाकी लोगों ने लिया है मटेरियल, मटेरियल ले लेना, क्योंकि मटेरियल तो जरूरत पड़ेगा, हर टाइम थोड़ी नोट्स बनाते रहोगे। तो बात आता है, देखो बात है कि अगर आप इन्वायरमेंट का शुरुआत कर रहे हो तो आपको अर्थ के बारे में तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने जैसे तुमको क्वेश्चन पूछा कि क्या अर्थ जो है उसके पास रहने, उस सूरज के पास रहने से गर्मी होता है या सूरज से दूर रहने से गर्मी होता है, तो ये अगर नहीं पता है तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, पहले ये बताओ सेजल, शुद्धेशना, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा टेपर्ड है ऊपर की साइड, मतलब ऊपर और नीचे थोड़ा टेपर्ड है, बट नहीं, उसका शेप कंप्लीटली का नाम स्फेरिकल है, नहीं है। प्रॉपर नाम है, स्पेरिकल नहीं है वो मैं जानता हूँ, वो तो पूरे दुनिया को सर पता वो है, शेप जग जाहिर है। तेजल, यस सर। क्या शेप हो सकता है अर्थ का? क्या क्या? हाँ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अरे आंसर दो, गलती मत करो, आंसर दो। जियोइड। जी भाई। जियोइड, उसने एक वर्ड यूज किया, जियो। ठीक है, क्या जियोइड सही आंसर है? दिखाते हैं, बिना दिखाए कोई चीजें होती है? ये है जियोइड। क्या ऐसा है? अर्थ ऐसा है क्या, चिपटा हुआ, ऐसा मन मर्जी का कोई भी शेप, ऐसा हो सकता है? ये तो पत्थर का शेप है, इसी तरीके का पत्थर लग रहा है। अर्थ क्या पत्थर की तरह है? ये नहीं पढ़ाया गया है सेजल, आज तो सर ये सब नहीं पढ़ाया है। चलो ठीक है, देखो ऑब्लेट स्पिरॉइड, ये होता है शेप अर्थ का, मतलब अंडा, अंडे का शेप है अर्थ।
ऑब्लेट स्फीरॉइड। अर्थ का जो शेप होता है वो ऑब्लेट स्फीरॉइड का होता है। ठीक है, तो ऑब्लेट स्फीरॉइड में अर्थ का शेप होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, कि फिर आता है, मैंने तुमको बोला सीजन के बारे में। ठीक है, तो जो सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं वो कैसे ऑर्बिट में मूव करते हैं? सर्कल है, एलिप्टिकल है, पैराबोला है, ये कैसा शेप है उसका सुदेशना? क्या? इलेक्ट्रिकल। एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया कि ऐसा है, तो कहीं भी अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका सेंटर कहाँ होता है? आइदर इधर होगा, नहीं तो इधर होगा। बीच में नहीं होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर। तो सेंटर यहां पे सूरज है, सन यहां पे मौजूद है एलिप्टिकल ऑर्बिट के। करेक्ट। अब बात आती है कि तो 4 मार्क सुदेशना के क्यों कट गए, क्यों वो आंसर नहीं बता पा रही है? ठीक है, उस वजह से कटे हैं। चलो बताते हैं। ये है तुम्हारा अर्थ। ठीक है, और यहां पे भी एक अर्थ ले लो, यहां पे भी एक अर्थ ले लो, और यहां पे भी अर्थ ले लो। करेक्ट। वर्तमान स्थिति में अभी के समय में अर्थ जो है वो ऐसे झुका हुआ है, उसका एक्सिस जो है ना वो ऐसे झुका हुआ है, और अर्थ जो घूम रहा है ना वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे पेन जैसे घूम रहा है ना, ऐसे तिरछा, ऐसे इसका मुंह जो है, इसका जो नॉर्थ है वो ऐसा है, और वो ऐसे घूम रहा है टेढ़ा होके। करेक्ट। अभी अर्थ का सिचुएशन ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो तुम अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो अर्थ का, तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, यहाँ पे भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको अर्थ को ऐसे टिल्ट कर देता हूँ, अर्थ का टिल्टेड है ऐसा, अगर टिल्ट है अर्थ, तो इसका जो इक्वेटर है वो तो यहां से क्रॉस करेगा, इसका इक्वेटर भी यहां से क्रॉस करेगा। ठीक है, इसका इक्वेटर भी यहां से क्रॉस करेगा, और इसका इक्वेटर भी यहां से क्रॉस करेगा। तो जो सूरज की रोशनी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब पड़ रही है? जब सन से दूर है या सन से पास है? अजय, दूर है ये, या दूर है? सन से दूर दूर है। दूर है, तो समझ में आया? तो तुम रहते जी हो सर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जी और सर। पृथ्वी जो है तुम्हारी झुकी हुई है, इसीलिए वो जो जून और जुलाई का जो समय होता है उस समय पे सन से वो काफी दूर में होता है। जी। कौन? अर्थ। ये अभी है, ये कल को ऐसा रहेगा बोल के कोई गारंटी नहीं। क्यों है? ये सब कॉस्मिक कहानी है। क्यों है ऐसा? खुद सोचो। अर्थ एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, स्पिनिंग है, तो क्या वो स्पिन होते 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 ऐसे नहीं हो सकता है? ऐसे भी हो जाएगा किसी दिन। लट्टू देखा है ना? लट्टू देखा है? बॉल को जब स्पिन जी करते सर। हो कि लट्टू को स्पिन करते हो, वो गिरते टाइम टिल्ट हो के ऐसे घूम भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये जो स्पिन हो रहा है, स्पिन होने के साथ साथ ना वो अपना एक्सिस को भी ऐसे मोड़ रहा है, एक्सिस को भी मोड़ रहा है, मोड़ के किसी दिन ऐसा हो जाएगा। और जिस दिन वैसा होगा उस दिन तुम्हारा सारा कहानी पलट जाएगा। नवंबर दिसंबर में गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय पे तुम्हारा विंटर रहेगा। ठीक है, ये है एक्चुअल कहानी। तो जो सीजन क्रिएट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ अर्थ, ना कि रोटेशन ऑफ अर्थ। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आया? अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा, इस क्वेश्चन को बनाने में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इनका भी एक ट्रिक है याद करने का, कि कैसे होगा, क्या होगा। इनके एक नाम भी है, ऐसा नहीं है कि इन नामों से तुमको याद नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बात करता हूं अवे और पास्ट, सपोज करो सेजल किसी से प्यार करता है, ठीक है,
तो वो उसके पास रहेगा या दूर रहेगा? सुदेशना, पास रहना चाहेगा या दूर रहना चाहेगा, ये बताओ। पास। पास रहना चाहिएगा, ठीक है। और अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो दूर रहना चाहेगा या पास रहना चाहेगा, ये बताओ। बताओ क्या? दूर रहना चाहेगा। एग्जैक्टली वही चीज है। सूरज को इसको कनेक्ट करना सीखना। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है सूरज के साथ, पृथ्वी का ब्रेकअप हुआ है सूरज के साथ, तो उस पे क्या करेगा वो? गर्मी फेंकेगा, गर्मी, समर। समझा कहानी? ब्रेकअप हुआ, गुस्सा हुआ, इसलिए अर्थ दूर चला गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी फेंक रहा है, हम लोग को परेशानी होना शुरू। लेकिन बहुत प्यार है, ठीक है, दिमाग में सैयारा चल रहा है, बहुत प्यार है, ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा वहां पे? तुमको ठंडक महसूस करवाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एक नाम है। क्या नाम है? ए से अवे, पी से पास का मीनिंग क्या है? ए फॉर एपीहेलियन। ये नाम पूछता है एग्जाम में। एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन, लियन, ठीक है, नाम है ये। APHELION, एपीहेलियन, मतलब सन जो है दूर है। किससे? सन दूर है अर्थ से, और अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, ठीक है, और अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, गुस्सा है और गर्मी फेंक रहा है। और जब उनके सर बीच में थोड़ा हाँ एक्सक्यूज बताओ। मी सर। सर थोड़ा स्क्रीन हाँ थोड़ा जूम करना है। हाँ, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो। बस ठीक है। ठीक है। दिख रहा है? जी सर बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट अगर तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर नहीं होते हैं, तो डिफिकल्टीज होता है कि सिली मिस्टेक्स करोगे, गलतियां करोगे, और कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी। ओके। ये सब चीजें तुम लोग को कैसे नहीं पढ़ाते हैं वनस्थली में, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ाना चाहिए ये सब चीजें। चलो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो अब क्या कर सकते। तो क्या पढ़ा है बताना, क्या पढ़ा है? सर बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब्जेक्ट्स के नाम बता रही हम्म। हूँ। नहीं क्लाइमेट नहीं चेंज। नहीं, किस किस टॉपिक को ऐसा पढ़ाया है कि तुमको सब याद है? सर EIA और ये याद है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब अच्छा, यही फेवरेट्स दो थे ये टॉपिक दोनों। है, अच्छा। फेवरेट थे। चलो पकड़ेंगे तुमको वहां पे, सॉलिड वेस्ट पे और उसमें, ठीक है। अब देखो, अगली कहानी आती है कि इन्वायरमेंट में स्पीयर है चार, ठीक है। तो वो जो चार स्पीयर है, उनकी भी कहानी है। वो कैसे बने गए, क्या कारण से बने हैं, क्या उनके पीछे की स्टोरी है, वो भी पता होना चाहिए तुम्हें, कि हाउ दे आर मेड, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो चार स्पीयर है इनके बनने के पीछे बहुत कहानी है। सबसे पहले पृथ्वी कैसी थी? बोला। क्या क्या क्या? हाँ, आग का गोला, फायर, फायर, पुष्पा, है ना, पुष्पा, फायर, ठीक है। तो फायर था काफी। तो जो फायर था, वो फायर क्यों हो रहा था? पता है वो फायर क्यों हो रहा था? सन दूर होगा। क्या बोल रहे हो? सन दूर सन दूर होगा? होगा। सन दूर होगा, अभी वही वाला कंसेप्ट लगा रहे हो, वो नहीं। वो तो अभी हो रहा है, उस समय तो कहानी अलग थी। उस समय थोड़ी ब्रेकअप हो गया था उसका, उस समय तो वो ठीक था। अभी प्रॉब्लम है कि उस समय पे हो क्या रहा था। देखो, जो पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है, वो किससे हुआ है? वो भी सन, हम सन से ही हुआ है ना।
सन के टुकड़े निकले, उनसे बना है। ठीक है, तो सन के जो टुकड़े निकले थे वो कैसे, लावा फॉर्म में ही रहेंगे ना, वो तो नॉर्मल फॉर्म में तो रहेंगे नहीं। ठीक है, तो वो लावा फॉर्म में ही होंगे। जब वो निकले हैं, वोल्केनिक इरप्शन जब हुआ है, तो वो लावा फॉर्म में बनते ही हुआ है, ऐसे तो हुआ नहीं है। तो शुरू की जो पृथ्वी थी, अगर मैं मानूं शुरू की जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, वो वॉल्केनिक इरप्टेड थी, उसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, वो भी कारण था। उसमें दो प्रोसेस चल रहे थे। एक क्या था, डिफरेंशिएशन, और दूसरा था एक्रीशन। दो प्रोसेस चल रहे थे पृथ्वी में उस समय, दो प्रोसेस चल रहे थे, एक था डिफरेंशिएशन और एक था एक्रीशन। ठीक है, अब कहानी आती है, एक चीज बताओ, बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, या गैस निकलेगा? अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे कहीं पे, क्या सबसे पहले बाहर निकलेगा? जैसे स्पॉन्ज की बात करता हूँ, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में अगर स्पॉन्ज को दबा दो तो उसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? पर लिक्विड। नहीं, सबसे पहले क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, या सॉलिड निकलेगा? सर गैस। गैस। गैस निकलेगा। तो गैस क्यों निकलेगा, उसका कारण है, गैस क्या होता है, हल्का होता है, इसीलिए वो पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फिर इसमें दो कंसेप्ट जनरेट होते हैं कि जो पृथ्वी से बाहर निकल रहा है उस समय इसको क्या बोला जाता है, और जब पृथ्वी के अंदर था उस समय इसको क्या बोला जाता है। दो वर्ड तुमने बहुत बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, एक है वर्ड मैग्मा और दूसरा है लावा। ये दो वर्ड्स बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, पता है डिफरेंट क्या है? मैग्मा अंदर होता है सर, अर्थ के अंदर जब रहे तो क्या? मैग्मा, जब बाहर अर्थ के अंदर जब रहे तो मैग्मा, और बाहर जब आ जाए, जब इरप्ट होके बाहर की और आ जाए तो नहीं, लावा। वो तुम उसका फिजिकल और अपीयरेंस की बात कर रहे हो। मैं सर बोल रहा हूँ केमिकली क्या डिफरेंस। लावा मोल्टन फॉर्म में होता है और दोनों ही मोल्टेन फॉर्म में मैग्मा। होता है, मैग्मा भी मोल्टेन में ही होता है। मैग्मा कैसे कोई और फॉर्म में आ जाएगा क्या, मैग्मा नहीं आएगा ना। सुदेशना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका केमिकल डिफरेंशिएशन कुछ है, केमिकली अलग है वो दोनों? मैग्मा और जो लावा है वो केमिकली बहुत ही अलग चीज है। क्यों अलग चीज है? क्योंकि एक जैसे ने उसने बोला कि वो पृथ्वी के ऊपर बनती है और एक बनता है पृथ्वी के नीचे। ठीक है, तो कोई चीज अगर पृथ्वी के नीचे बनती है तो वो उसमें उस समय पे क्या होगा, मैंने अभी बताया क्या, स्पॉन्ज क्या है, एक पृथ्वी का सरफेस है मान लो। तो स्पॉन्ज को जब नहीं दबाए होते हो तो उसमें क्या है मौजूद, लिक्विड मौजूद है, प्लस गैस भी मौजूद है। बट जैसे ही वो सतह पे पहुंच जाती है, किसके, पृथ्वी के सतह पे पहुंच जाती है, तो वो लावा में कन्वर्ट हो जाती है। और लावा में क्या मौजूद नहीं होगा, नो वोलेटाइल, कोई भी वोलेटाइल एलिमेंट लावा में नहीं होगा। ये है डिफरेंस, मैग्मा और लावा के बीच में ये है डिफरेंस। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से तुम्हारा पृथ्वी में उस समय जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे उसमें से गैसेस निकल रहे थे। उस समय जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे उसमें से गैसेस निकल रहे थे। तो वो जो गैसेस निकल रहे थे उनके कुछ कंपोजिशन भी थे, करेक्ट। तो सबसे पहले पृथ्वी में जो निकला, सबसे पहले जो ऊपर निकलने शुरू किया, वो कौन सा गैस किया होगा, तुमको क्या लग रहा है, कौन सा चीज सबसे पहले बाहर निकला होगा? H2O, वेपर।
ये सबसे पहले निकला है, ठीक है, ये सबसे पहले वाटर वेपर निकला है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, CO2। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसीलिए उस समय का जो पृथ्वी था, उस समय का जो पृथ्वी था, उसमें ऑक्सीजन तो था ही नहीं, इसलिए आधे से ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पे थे ही नहीं। जो आज के डेट में दिखते हैं वो सब दिखते ही नहीं थे, क्योंकि वो एटमोस्फेयर वैसा सूटेबल था ही नहीं। अब भाप निकला है, तभी तो बारिश हुई है, तभी तो 70% अमाउंट पानी बना है। नहीं तो बारिश नहीं होके तुम्हारा पृथ्वी में पानी कहां से आ जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, गड्ढे बने, गड्ढे के ऊपर पानी आया, तब तो पानी दिख रहा है, ओशन दिख रहा है। नहीं तो ओशन कहां से दिख जाता तुम्हें। बारिश बिना हुए ओशन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो वाटर वेपर निकला है वोल्केनिक इरप्शन सबसे पहले, और वो क्लाउड्स बनाया है। लेकिन वो बारिश कब करेगा, जब कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होगा बादल में। उस समय तो कंडेंसेशन होने के लिए टेम्परेचर कम भी तो होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, कम तो था ही नहीं, तो बारिश कैसे हो जाएगा। बारिश नहीं हो सकता ना उस समय पे, तो बारिश नहीं हुआ। तो क्योंकि उस समय पे बारिश हुआ नहीं, तो टेम्परेचर तुम्हारा हाई था, तो उस समय बस बादल बनता रहा। काफी सालों बाद, बहुत सालों बाद बारिश हुई, उसके बाद पानी आया, पानी आने के बाद उसमें ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब पानी आया तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या आया, सुदेशना, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या आया होगा सरफेस पे। सरफेस पे पूछ रहा हूं, पानी के सरफेस पे कुछ आया होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म आए होंगे या नहीं आए होंगे। इसका नाम सुने हो, ये आया ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन एल्गी जो था वो आया। क्या हो रहा है सेजल, तुम्हारा नेटवर्क खराब है क्या। यस सर, बीच बीच में पता नहीं वो अपने आप ही जूम बंद हो जा रहा है, तो वापस लॉग इन करना वो करना पड़ रहा है, मतलब लिंक अच्छा पे जाके। ठीक है। तो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आया काफी समय बाद, जब पानी में इनकी मौजूदगी हुई तो इनमें निकले थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, तो इन्होंने CO2 को कैप्चर करना शुरू कर लिया। तो इतना कैप्चर कर दिया कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर गया। तो पृथ्वी ने बोला कि नहीं, हम ऑक्सीजन वाले ऑर्गेनिजम्स को भेज देते हैं भाई, ऑक्सीजन भी ले लो। तो तब हम लोग जैसे लोग आ गए, पहुंच गए हम लोग। नहीं तो पहले ऐसा थोड़ी था, पहले ऐसा था ही नहीं। पर मैं निकल जाऊं, रिकॉर्डिंग होगा क्या, 1 मिनट। देखते हैं, मेरा भी ऑफ हो गया। चलो कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं बस वही जानना है। नहीं होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। कोई नहीं, मेरा चार्ज खत्म हो गया है, मैं रुको 1 मिनट, मैं उससे लॉगिन। क्लाउड में रिकॉर्डिंग होता है क्या, अगर मैं कट भी जाऊं तो रिकॉर्डिंग होता है क्या, पता नहीं, देखते हैं, छोड़ो। 1 मिनट।
तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि इस समय पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर जो था वो काफी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। बाद में ऑक्सीजनेटेड हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गे इन्होंने ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, करेक्ट। अब बात आता है कि जो एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर बना, ये किस वजह से बना है? एक तो इसको बोला जाता है डिस्टिंक्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बोला जाता है, उसका कारण बता सकते? ये इससे हो जाता है और भी क्या? आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशन से हो जाता है। ओजोन का क्रिएशन वहीं से होता है ना सर। यूवी से प्रोटेक्ट करता है ना। इसलिए यूवी से प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है टेम्परेचर को आपके। कंट्रोल करता है, यूवी से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब कारण लिखे हुए हैं क्या, कि एक तो ये सन से आने वाली जो यूवी रेज है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को, और प्रिवेंटिंग अर्थ बिकमिंग टू हॉट एंड टू कोल्ड, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है कि वो हमको टू कोल्ड और टू हॉट से प्रोटेक्ट कर रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि एटमॉस्फेयर हमें टू हॉट और टू कोल्ड होने से प्रोटेक्ट कर रहा है? कैसे? सेजल, क्या हो सकता है, किस कारण से हमको वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है? अच्छा ये छोड़ दो, ये बताओ वैक्यूम में तुमको गर्मी महसूस होगा या ठंडी महसूस होगा? क्यों? एयर ही नहीं एयर क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है ना। तो एयर जो है वो हीट को ट्रैप करता है, अगर बिना एयर के किसी एटमॉस्फेयर में घुस जाओ तो वहां पे हीट ही नहीं है, ट्रैप होगा ही नहीं। तो एयर का मेन पर्पस क्या है, वो कोल्ड एयर को भी ट्रैप कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, सारा काम तुम्हारा गैसियस का है, ठीक है। तो ये सारे गैसेस वहां पे मौजूद है। अब इसमें भी बात आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी रोल है। अब क्या रोल है, फिर कहानी उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या रोल है, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कर क्या रहा है जो उसका इतना बड़ा रोल आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कर सकता है, तुमको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कर सकता है? यूवी रेज को तो हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, यूवी रेज तो छोड़ दो, विजिबल से हम देख रहे हैं वो हमें पता है। अब ये इंफ्रारेड क्या करता है, बता सकते हैं सुदेश ना? सेजल, इंफ्रारेड रेडिएशंस किस काम आते हैं? अजय, ये पूरा गंभीर लुक दे रहा है, पीएम मोदी वाला लुक दे रही है। गंभीर लुक मत दो, बताओ क्या अरे गेस करो ना, कौन सा तुमको कोई खा जा रहा है, गेस करो, बता सजन। अरे सुदेशना गेस करो, इंफ्रारेड किस काम में आता है? विजन में भी थोड़ा हेल्प कर देता है। हीट वेव्स है ना। अरे इंफ्रारेड हीट वेव्स है ना, हीट वेव्स। अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी जो गर्म होती है वो सूरज से आने से गर्म होती है, सूरज से दूर जाने से गर्म होती है? नहीं आने से नहीं, क्या मैं बोला था, सूरज से आने वाली रोशनी से गर्म होती है जो पृथ्वी होती है, या जो रोशनी वापस जाती है रिफ्लेक्ट बैक होकर उससे गर्म होती है, ये बताओ। बैक वाले, क्या? रिफ्लेक्टर। बैक वाले रेस। रिफ्लेक्टेड वाले रेस, जी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाले रेस से गर्मी होता है। तो रिफ्लेक्टेड वाले रेस को लॉन्ग वेव बोला जाता है या शॉर्ट वेव बोला जाता है?
आने वाले को कौन सा वेव बोला जाता है और जाने वाले को कौन सा वेव बोला जाता है? श्योर तो नहीं, मुझे जाने वाले को शॉर्ट वेव कहा जाता है। उल्टा बोल दिया, ये सिर हिला रही है। यही तो दिक्कत है, सिर मत हिलाया कर। उल्टा भी आंसर हो ये सकता वाला है। बहुत वो जो बोल रही है उसी को सही मत बोल दिया करो, वो गलत भी बोल सकती है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुमने बंद किया है स्पीकर। स्पीकर तो ऑन कर। सब मेरे हाँ को बोल। मेरे दिमाग में भी यही था कि आने वाला लॉन्ग वेव्स हो गए और जाने वाले शॉर्ट, इसलिए मैंने सर हिलाया। ऐसे क्यों हिलाया? तुम गलत भी तो हो सकते हो, तुम दूसरा आंसर बोलो। जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान एक ही तरीके का आंसर बताएगा। इसका भी ट्रिक है याद करने का। अरे प्यार है तो जल्दी आ जाओ, जाना है तो जल्दी चले जाओ, आती थी तुम कब जाओगे, यही वाला सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है उसका कारण है, मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसे हवाबाजी में। शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव क्यों बोला जाता है उसका कारण है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब एक चीज बताओ कि तुमने एक लॉ पढ़ा होगा, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पढ़े हो, सुने हो? सुना है ये? सुना है? सुना है या नहीं आता है या नहीं आता है, पहले ये बताओ। नहीं आता था, भूल गई। नहीं आता है, एग्जैक्टली। वो नहीं आता। एज एज एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। सेजल? नहीं आएगा। ये है लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू 2898 अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन। ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट ने बोला था। जो वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, और उनके बीच में ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो जो सूरज की टेम्परेचर है वो कितनी है भाई? 6000 डिग्री सेल्सियस समथिंग है कुछ। केल्विन में करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 273, 6273। अब पृथ्वी का टेम्परेचर तो जानते ही हो, कितना है सरफेस में? दिखाना होगा, नहीं तो कैसे जानोगे? ये सब बता देने से थोड़ी पता चलेगा। कितना है? क्या दिख रहा है यहाँ पे सरफेस में कितना है? 15 डिग्री भाई, 15 डिग्री। 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे? सरफेस पे। इसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है सरफेस पे कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस। करेक्ट। अगर उसको 273 में जोड़ दूं और 15 कर दूं तो कितना बनेगा? 288। अब एक बात बताओ, 288 से डिवाइड करूंगा और 6273 से डिवाइड करूंगा, ये जो लैम्बडा है ये इसकी वैल्यू कब कम होगी? 6273 से डिवाइड करूंगा तब कम होगी, या 288 से डिवाइड करूंगा तब कम होगी? सेजल बताएगी, रुक जाओ। तो 6273 से 6273 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? कम होएगा। वेवलेंथ कम हो जाएगा। हम्म। तो तुम्हारा सन से आने वाला जो रोशनी है वो कौन सा है? शॉर्ट शॉर्ट वेव। वेव्स। अब समझ में आया? ऐसे बेफिजूल का नहीं लिखा गया है वो चीज। कोई साइंटिस्ट किसी चीज को लिखता है तो उसके पीछे कारण होता है। ठीक है। तो अब तुम लोग रिसर्चर बनने वाले हो तो रिसर्च वाले दिमाग से काम करो। ये चीज तो अजय अपने स्कूल में भी पढ़ा सकता है बच्चों को, उनको भी पता नहीं होगा। वाह सर बोलेंगे, वाह वाह बोलेंगे तो। समझा? ऐसे चीजें पूरी बताना सब। बच्चों को, तो ये पूछना बच्चों को, ये पूछना कि सूरज में पास होने से गर्मी हो रहा है या सूरज में दूर होने से गर्मी हो रहा है। पूछना, बच्चों का दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। उनको बचपन से गलत नहीं पढ़ाना है, सही पढ़ाना है उनको बचपन से ही। तो ये बात है। समझ में आया? तो इसी वजह से लिखा गया है, इसी वजह से उसको बताया गया है कि ये कारण है। ठीक है। तो हर चीज का प्रॉपर नॉलेज रखो तब उसको बताओ, नहीं तो साइंस नहीं लगेगा क्वेश्चन में। साइंस लगाने के लिए तुमको उसका
नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये साइंस है उसके पीछे। करेक्ट। तो ये तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मैंने ये डिराइव कर दिया कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव क्या क्या होते हैं। फिर मैंने बताया कि जो लॉन्ग वेव जा रहा है वही तुम्हारा अर्थ को हीट कर रहा है कि नहीं? अर्थ को हीट कर रहा है। तो जो लॉन्ग वेव जा रहा है वो अर्थ को जब हीट कर रहा है तो उसको हीट को ट्रैप करने वाला कौन सा चीज मौजूद है वहां पे? अगेन गैसेस, अभी थोड़े देर पहले पढ़े। अगर गैस ना हो तो गर्मी नहीं लगेगी, तो गैस उसको ट्रैप कर रहे हैं उस हीट को। करेक्ट। अब कुछ गैस ऐसे हैं जो अच्छे से ट्रैप कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैस, है ना सेजल? ग्रीन हाउस गैस का यही तो काम है, वो हीट को ट्रैप करते हैं। अब उसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है? वाटर वेपर का ही है। क्यों है पता है तुमको? अब देखो, ये है एच और ये है ओ। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें लोन पेयर है, इसके वजह से ये बेंट स्ट्रक्चर है। तो कोई चीज अगर बेंट होगा तो ये रोशनी अगर नीचे से जाएगी यहाँ टकरा कर यहीं घूमती रह जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। कटोरे के शेप में है, कटोरे में ढक दिए हो तुम, तो सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो वाटर वेपर की वजह से, सूरज से नहीं, जमीन से आने वाली जो रोशनी है वो रुक गई है। समझ में आया? जमीन से आने वाली रोशनी जो है वो रुक गई है, तो रुक गई है तो वो हीट डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगी, उसमें कौन सा बड़ा हुआ? हीट तो वो प्रोड्यूस करेगी, है ना? और वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम नोटिस करना, खुद ही करना, मैं झूठ क्या बोलूंगा, तुम खुद ही करना। आज के डेट में ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है कि नहीं? गर्मी बढ़ रहा है कि नहीं? इन्हीं कारणों से बढ़ रहा है, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। जमीन को जितना तपाओगे, गाड़ी चलाओगे, कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन करोगे, तो घर्षण तो होगा ना, फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होगा, गर्मी पैदा होने से धीरे धीरे ट्रांसमिट होगा वो हीट, ट्रांसमिट हो के वाटर कंटेंट में पहुंच जाता है, एयर में लग जाता है, तो एयर हीट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, तो वाटर वेपर क्रिएट करेगा। तो वो तो एक्सचेंज प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहेगा। तो तुम्हारा इन सब कारणों से हीट भी प्रोड्यूस होता है। करेक्ट। अब कहानी आती है कि ये तो ठीक है, हीट तो प्रोड्यूस हो गया। अब बात आता है, क्या क्या पृथ्वी के हर जगह में सेम तरीके का हीट प्रोड्यूस हो रहा है एयर पे? ऐसा है क्या सेजन? पृथ्वी के हर चारों तरफ सेम हो रहा है? तो नहीं इसके सर। बीच नहीं हो रहा है। तो तुमने एक वर्ड सुना होगा, समझा है सुदेश ना? पता है इसके बारे में क्या होता है एल्बेडो? रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस की रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी। किस चीज की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है? स्नो। किसकी 100% है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी 100% हो सकती है सेजल? जिसकी रिफ्लेक्टिंग करने की कैपेसिटी 100% हो सकती है? वो बोला कि एल्बेडो जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी होता है, कौन सी चीज की 100% हो सकती है? अरे तुम्हारे सुंदरता का राज क्या है वो बताओ। क्या है तुम लोगों के सुंदरता का राज? क्या सुदेशना, तुम लोगों की सुंदरता का राज क्या है ये बताओ। अब तो समझ जाओ, गेस लगाओ। अरे हीरोइन बनने के लिए किसके सामने जाके मेकअप करोगे? आईना, मिरर। एग्जैक्टली exactly. लाइट डालते हो तो एग्जैक्टली exactly उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आता है कि नहीं? तो उसकी एल्बेडो सबसे ज्यादा है, समझा? तो उस चीज का एल्बेडो सबसे ज्यादा होता है, जो कि 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो है मिरर। करेक्ट। उसके बाद तुम्हारा आता है स्नो, वो भी फ्रेश स्नो, वो डिपोजिटेड वाला नहीं, फ्रेश स्नो एकदम गिरा हुआ, जस्ट जस्ट। उसकी होती है 0.85।
यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद क्लाउड्स भी हैं अलग अलग, उसके एल्बेडो ऐसे वेरी करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि किस चीज का एल्बेडो सबसे ज्यादा वेरी करता है। मतलब कहीं पे 0.2 के पास भी चला जाएगा और कहीं पे 0.7 के पास आ जाएगा। ऐसा कौन सा चीज है जिसका 0.7 भी हो सकता है और 0.2 भी हो सकता है? वाटर बॉडीज। क्या क्या? वाटर बॉडीज हाँ, वाटर बॉडीज। ऐसा क्यों? की अपनी भी तो टर्बिडिटी रहेगी, उनमें मिले हुए जो सस्पेंडेड सॉलिड्स इन्वॉल्व रहेंगे, उसकी वजह से रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी सबकी बढ़ती कम होती जाएगी। हम्म मतलब वाटर जो है वो खुद के अपना कोई कलर होता नहीं है उसका। एक तो वो कलरलेस होता है। अगर उसमें ड्रेन वाटर मिल जाएगा तो वो ब्लैक बॉडी बन जाएगा। अगर वो साफ सुथरा रहेगा और सैंड रहेगा उसके नीचे तो वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा सरफेस, है कि नहीं? तो ये वाटर की कहानी है। तो वाटर के बाद वाटर तो बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। स्नो के बाद सैंड आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे सीमेंट, एजबेस्टस ये सब आएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? फॉरेस्ट कवर आएगा। फॉरेस्ट कवर के बाद तुम्हारे सब ब्लैक बॉडी जितने भी है वो सब आ जाएंगे। करेक्ट? ये है उसकी कहानी। ठीक है, तो एल्बेडो का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो एक्चुअली में इसको एक रेशियो बोला जाता है। किसके किसके बीच में? आउटगोइंग सोलर रेडिएशन अपॉन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वो तुम जो बोले हो वो बोले हो इंग्लिश डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन, रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी। ये एटमॉस्फेरिक के केस में ये होता है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ये परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो 100 मल्टीप्लाई कर दोगे, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो एल्बेडो का कहानी ये है। ओके, तो एल्बेडो तुमको पता होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में हमको पढ़ना क्या है? ड्यू टू यूजीसी नेट तुमको कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करने हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले है तुम्हारा ओजोन। ओजोन का पूरा रिएक्शन पढ़ना जरूरी है। यूवी के टाइप्स ए बी सी, ये पढ़ना जरूरी है। यूवी ए बी सी के टाइप्स। ठीक है, उसके बाद ओजोन का यूनिट क्या है वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर जो तुम्हारा प्लानिटरी बाउंड्री लेयर एक होता है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है वो क्या होता है वो पढ़ना जरूरी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है टेम्परेचर का रेंज। वो पढ़ना जरूरी है। टेम्परेचर का रेंज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का रेंज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर का रेंज क्या है वो पढ़ना बहुत जरूरी। उसके बाद तुम्हारा आता है आयनोस्फीयर में जो लेयर्स हैं, आयनोस्फीयर के जो लेयर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। आयनोस्फीयर के लेयर्स के बारे में भी तुमको आइडिया होना चाहिए। मतलब दीज आर दी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। एटमॉस्फेयर टॉपिक से ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। इनमें से पूछेगा ही पूछेगा। एक और एडिशन कर देगा तो वो लैप्स रेट कर देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। या तो न्यूमेरिकल पूछ देगा लेफ्ट साइड से, या डायरेक्टली लेफ्ट साइड के क्वेश्चन दे देगा। खत्म। ठीक है, इतना ही है। कहानी इतना ही है, इतना ही तुमको समझना है। करेक्ट? बाकी देखो, लिथोस्फीयर यू नो, हाइड्रोस्फीयर तुमको पता है उनमें कौन कौन सा चीज है। हाइड्रोस्फीयर में तुम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ोगे एडिशनली। ठीक है, लिथोस्फीयर में तुम जो तुम्हारा मिनरल है, कौन कौन सा पोर्शन में क्या क्या मौजूद है उनके बारे में पढ़ोगे। और बायोस्फीयर तो तुम इकोलॉजी वाला पूरा यूनिट ही पढ़ोगे, तो उसमें बायोस्फीयर में इतना ज्यादा अभी डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। हम पढ़ेंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 4 कंबाइंड, क्योंकि उनको कंबाइंड पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते वो कहानी में। अर्थ और एटमोस्फियर, फंडामेंटल्स और अर्थ दोनों जरूरी हैं, इनको पहले कंबाइंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लेंगे 10-12 क्लास लेंगे, कंबाइंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम घुसेंगे किसमें? तुम्हारे केमिस्ट्री और पॉल्यूशन में एक साथ पढ़ेंगे। केमिस्ट्री और पॉल्यूशन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे इकोलॉजी अलग से। तो हमारे दो दो यूनिट्स कंबाइन है। कौन से? यूनिट 1 एंड यूनिट 4, एंड यूनिट 2 एंड यूनिट
6 है शायद, पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइंड पढ़ना है, अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन सब के कॉन्सेप्ट जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे से। तो इनको हमेशा कंसेप्ट वाइज ही समझना है चीजें, तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तभी तुम बता पाओगे लोगों को। ठीक है, आज के डेट में तो तुमको यही समझ में आया है कि सूरज जो है वो दूर होने से ही गर्मी हो रहा है, इतना तो तुमको समझ में आ गया। तुम बच्चों को ये Yes, sir. चीजें तो समझा ही पाओगे। आज के डेट में कोई भी पूछेगा बेवकूफ, अरे बेवकूफ पता नहीं है तुम्हें, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, स्कोप बोप देखो, स्कोप बोप से क्वेश्चन आता नहीं है एनवायरनमेंट का। ठीक है, स्कोप में मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे भी देगा, तब भी तुमको समझ में आना चाहिए वो जो बोले थे मिटिगेशन वो वाला, वो क्यों बोले थे। कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वजह से इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखा जाता है, पॉल्यूशन एंड सराउंडिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज में वो पढ़ा जाता है, इम्पैक्ट पढ़ा जाता है ह्यूमंस का कि कैसा इम्पैक्ट होता है। तो इन सबको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये तुम नहीं देखोगे तब भी समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाद में पढ़ेंगे, इसको पढ़ने में टाइम है अभी। ठीक है, अब इसके बाद जो कहानी आता है, सिंपल सा कहानी, वो आता है स्टेबिलिटी पे, कि एटमॉस्फेयर में स्टेबल और अनस्टेबल चीजें कब होती। एक चीज होता है स्टेबल, एक चीज होता है अनस्टेबल। एटमॉस्फेयर कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, ये जानना बहुत जरूरी। उसी के बेसिस पे हमारे क्या बनते हैं, इंडस्ट्रीज के चिमनीज बनते हैं। चिमनीज जो है वो उसी बेसिस पे बनते हैं, तो वो वाला पोर्शन और एक प्लूम बिहेवियर है सेकंड यूनिट में, वो दोनों कनेक्टेड है, स्टेबिलिटी एंड प्लूम बिहेवियर। तो उन दोनों को भी एक साथ ही पढ़ना है, अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनके कंसेप्ट इनमें अटैक होते हैं। तो पहले स्टेबिलिटी पढ़ते ही उसमें घुसना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। करेक्ट। अब आता है जब तुम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, तो तुमको एक चीज दिख रहा था यहाँ पे, जो मैंने फिगर दिखाया था तुमको, कहाँ गया था कोई, फिगर में चलो, ये नोट्स तो ले लोगे तो अच्छा रहेगा, दिखाते हैं। हाँ, ये वाला, ये है बात। अब इसमें तुमको एक चीज नजर आ रहा है कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे घट रहा है एटमॉस्फेयर में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सुदेश में? नहीं पता? सेजल कौशिक बताएं, घट क्यों रहा है? अरे तुम पहले ऑफ तो ऑन तो कर लो ऑडियो। हाँ बोलो, घट क्यों रहा है, टेम्परेचर घट क्यों रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हीट किसके वजह से महसूस होता है, चीजें समझो ना। हीट किसके वजह से महसूस होता है, कौन सा चीज जो है वो हीट को महसूस करने में मदद कर रहा है? अजय, कौन सा चीज है जो हीट को महसूस करने में मेजर कर रहा है, महसूस करने में हमको ये दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है? कौन सा चीज है वो? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या है वो? है, बोलो बोलो बोलो, तेजल बोलो, अजय बोलो। अभी बताया ना, कौन सा चीज है जो कि महसूस करने में मदद कर रहा है, क्या है सुदेश में, कौन सा चीज? क्या? वाटर वेपर। नहीं, वाटर वेपर तो ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर नहीं, एयर। एयर। अरे यार सॉरी. अरे यार, अभी समझाया 2 मिनट पहले फिर भूल गए। एयर है, एयर। सॉरी. एयर जो है वो महसूस करने में हमारी मदद कर रहा है हीट को। ठीक है, वाटर वेपर तो ट्रैप कर रहा है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का काम है। तुम एयर बोलो, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। करेक्ट, तो सारे के सारे गैसेस वहां पे मौजूद हैं। तो अगर टेम्परेचर घट रहा है तो क्या कम होगा? एयर कम होता जाता एयर कम होगा, एग्जैक्ट बात है। तो जो ग्राफ है एयर का वो ऐसा है,
मतलब पृथ्वी के सतह पे एयर प्रेशर ज्यादा है ना, तभी तो सांस लेने में दिक्कत आता है। पहाड़ में गए हो सेजल? वो तो पहाड़ों में ही रहता है जम्मू। जी सर, मैं तो पहाड़ों में। तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं पहाड़ों में? सर होती है बिल्कुल। एग्जैक्टली वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम है, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से वो हीट भी ट्रैप नहीं होता है ना वहां पे, नहीं हो रहा है हीट ट्रैप। सही बात है। तभी टेम्परेचर घट रहा है ट्रोपोस्फियर में, वो बोलने वाली क्या बात। हाइट के साथ तुम्हारा टेम्परेचर इसीलिए घट रहा है क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम है। सिंपल आंसर। कोई पूछेगा तो ये बताओगे कि हाइट के साथ एयर प्रेशर घटता जा रहा है, माउंटेन एरियाज में कम एयर प्रेशर है, तभी हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वहां पे हीट ट्रैप भी कम है, इसलिए ठंडी महसूस होती है। जबकि पृथ्वी की सतह पे तुम्हारा एयर प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से तुमको गर्मी महसूस हो रहा है। बस इतनी सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर आता है कहानी कि अचानक से तुम्हारा ये जो डिक्रीज हुआ, इसको क्या बोले, टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ। तो इसी से कंसेप्ट जनरेट होता है लैप्स रेट का। अभी लैप्स रेट होता क्या है? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन अल्टीट्यूड, लिख लो, हाइट लिख लो। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डी बाई dz। ठीक है, जहां पे इसको क्या लिखा जाता है, T2 माइनस T1 अपॉन Z2 माइनस Z1, क्योंकि हाइट है। करेक्ट। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये चीजें। टेम्परेचर का चेंज अपॉन हाइट का चेंज, इसी को लैप्स रेट बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर में लैप्स रेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? लैप्स जो वर्ड है वो कैसा सेंस, वो पॉजिटिव सेंस नहीं देता है। लैप्स वर्ड डिक्शनरी में पॉजिटिव सेंस नहीं देता है। लैप्स मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लैप्स मतलब गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो इसको नेगेटिव सेंस में ऑलरेडी ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज कर रहा है किसी भी स्पीयर में, तो उस समय पे उसको बोलोगे दिस इज पॉजिटिव लैप्स रेट, नॉट ए नेगेटिव लैप्स रेट। क्योंकि लैप्स रेट खुद एक नेगेटिव फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव लैप्स रेट बोला जाए अगर टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करता है। और जैसे ही इंक्रीज करना शुरू होगा वो नेगेटिव एलआर होगा, नेगेटिव लैप्स रेट। तो यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट है, पॉजिटिव एलआर है, यहाँ पे नेगेटिव एलआर है, फिर मेजोस्फीयर में फिर पॉजिटिव एलआर है, लैप्स रेट। एलआर मतलब लैप्स रेट, समझे? तो ये कहानी चल रही है, समझ में आया? अब तुम खुद देखो, इसको प्रूफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं मान के चलता हूं कि जो ट्रोपोस्फियर है उसका हाइट 12 किलोमीटर है, पृथ्वी की सतह से अगर 12 किलोमीटर ऊपर है, तो जो हमारा हाइट ऊपर वाला होगा वो 12 होगा, और जमीन वाला हाइट तो 0 होगा, ठीक है। और ऊपरी सतह पे टेम्परेचर कितना है, -55 है कि नहीं? -55 है टेम्परेचर, और जमीन पे कितना है, -15 है। तो वैल्यू कितना हो गया, -55 -15, तो -70/12 है ना, जो अप्रोक्सीमेटली 6.5 के बराबर होता है, जिसको हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं, पता होगा तुम्हें। एनवायरमेंटल लैप्स रेट का वैल्यू -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। वो डिग्री केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज में कोई मैटर नहीं करता है किसी भी चीज का। इसी से तो आया है
प्रूव्ड, ये सब प्रूव्ड है, कोई भी चीज प्रूव्ड है, ऐसा नहीं आया है। सेजल समझ में है? अजय समझ में आ गया ना? जी सर। टेम्परेचर का चेंज समझा रहा हूं, माइनस करके दिखा रहा हूं कि इतना आया है। ठीक है। अब उसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर का रेंज जान लो, फिर मेजोस्फेयर का टेम्परेचर का रेंज जान लो, फिर थर्मोस्फेयर का जान लो, माइनस माइनस कर दो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तुमको खुद समझ में आ जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्या कहानी है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीजें जब तुमको पता चल जाएंगी तब तुम्हारा इजीली तुमको ये सब चीजें पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा टेम्परेचर का कहानी है, कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर। ठीक है। अगला कहानी स्ट्रेटोस्फेयर का बाद में पढ़ेंगे, जिसमें ओजोन की कहानी देखेंगे। ओजोन के बाद तुम्हारा आगे का कहानी देखेंगे मेजोस्फेयर का। मेजोस्फेयर में उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कहानी देखेंगे थर्मोस्फेयर का। थर्मोस्फियर में एक खास लेयर है जिसको हम बोलते हैं आइनोस्फियर। उसके हम अलग अलग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तुम्हारे जो स्पीयर हैं उनमें, आइनोस्फीयर में भी स्पीयर के चेंजेस है, लेयर के चेंजेस हैं, तो उनको पढ़ेंगे। ठीक है। एक और खास चीज है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पीएससी। इससे पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी समझना जरूरी है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये भी खासम खास चीज है, इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, तुमको क्या लगता है सेजल, कि हमारे ऊपर का जो बादल है वो यहाँ पे जितना है आर्टिक अंटार्कटिक में उतना ही होगा, हाइट एटमोस्फेयर का, या बदलेगा? अरे एक उत्तर देना है, यस और नो। बदलेगा। बदलेगा। सुदेशना, बदलेगा या सेम रहेगा? क्या? बदलेगा। अजय, बदलेगा या सेम रहेगा? सर बदलेगा। बदलेगा। ऐसा क्यों? जितना सनलाइट इक्वेटर की ओर होता है, ट्रॉपिक्स की ओर, दोनों पोल्स की ओर कम ही होता है, जितना ऊपर हम्म, जाता है या नीचे आता है। तुमको अभी दिखाया है, तुमको अभी डायग्राम दिखाया है कि सूरज की जो रोशनी है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ रही है, और बाकी दो पोल्स में स्लैंट पड़ रही है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही एक्सपैंड करता है, गैस भी एक्सपैंड करता है गर्म होने से, है कि नहीं तेजल? करता है कि नहीं? यस सर। तुमको अगर हीटर पे बैठा दूं, तुम भी एक्सपेंड कर जाओगे कि नहीं? भागना शुरू कर दोगे, हीटर पे बैठा दूं तो? हम्म। उसी तरीके से जब घर पे चावल बनता है तो उसका ढक्कन जो है वो उछलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा है गैस। तो क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे सबसे ज्यादा रोशनी पड़ रही है, इसलिए वहां का एटमॉस्फेयर भी एक्सपैंडेड रहेगा, जबकि पोल्स में वो एक्सपैंडेड नहीं रहेगा। अब बात आता है कितना रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा 12 से 18 किलोमीटर हो जाता है इक्वेटर में, जबकि पोल्स में ये 7 से 9 किलोमीटर तक ही होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये डिफरेंस। वैसे तो मैं पोल्स गया हूं, मेरा काम ग्लेशियर पे ही था, तो आई हैव बीन टू पोल्स, मैं जा चुका हूँ। इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो है, इंडियन का आर्टिक साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो होता है उसमें मैं जा चुका हूँ। एक साल का मेरा ट्रिप था, यूरोप में आधा दिन, आधा दिन आर्टिक में, ये ट्रिप था। ठीक है। एक साल के लिए मैं वहीं, तो मैं वो कर देख चुका हूँ। वो तुम्हारा जो नॉर्दर्न लाइट्स भी देखा है, भी देखा हूँ।
पढ़ोगे अच्छी जगह से तो तुम्हारा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोगों का भी नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो गो, ऐसा नहीं है। बस पढ़ो अच्छे जगह में, सीएसआर वैसा निकालो, या तो नहीं सीएसआर नहीं, ये भी सीएसआर भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसी में से यूनिट 1 से ही आता है उसका भी टॉपिक। और यूसी निकालो, फिर तुम बढ़िया से आईटी वाईटी में ज्वाइनिंग कर लो, फिर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी है, इस एटमॉस्फेयर की यही कहानी है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, तो कहाँ पे नेगेटिव वेल आ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव वेल आ रहा है, ये कंसेप्ट याद रखो। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ये 100% श्योर है, कोई अलग की बात ही नहीं है। अच्छा, नेट में एक क्वेश्चन आया था इस बार, मैं पूछता हूँ इसको, इसी से पूछूंगा सुदेशना से। एक बात बताओ, उसमें क्वेश्चन दिया था कि एक्स किलोमीटर पर, नहीं, एक्स मीटर पर सेकंड जो है वो 5/18 किलोमीटर पर आवर इंटू एक्स दिया था, एक क्वेश्चन था उसमें। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था या गलत स्टेटमेंट? आवाज नहीं आ रही है, ऑफ किया है तुमने ऑडियो? अरे सिर भी हिला सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे भी कर। तो मुझे ना ये बोलो। फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता, तो मैं क्या करती हूँ, किलोमीटर पर आवर को खुद ब खुद 1 सेकंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। हाँ तो मैं जल्दी जल्दी से, किलोमीटर मुझे पता है, किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 1000 लगाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर बन गया। और मैं आवर हाँ को वहीं पे सेकंड में कन्वर्ट कर देती हूँ, उसके बाद साथ साथ निकाल लेती हूँ। मुझे, क्योंकि मैं हमेशा हाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 5/18 है या 18/5 है। हाँ, तो वो सही है, अब कंसेप्ट मैं सही वो है। जी सर। मैं वही लेकिन कर लेती बात हूँ है कि हमेशा। देखो, बात है कि जब मीटर पर सेकंड दिया जाता है, तो 1 मीटर जो है वो तुम्हारा 1/1000 टाइम्स किलोमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर सर। जो होगा 1000, 1/1000 किलोमीटर होगा। और वहीं पे सेकंड की बात करें तो 1/3600 आवर्स होंगे। 3600 हो जाएगा। तो ये पलट जाएगा, यस सर। जी वो सर। तो पलट जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और और नीचे 1000 1000 आ नीचे आ जाता जाएगा। इस बार नीचे आ जाएगा। तो ये 18/5 था, 5/18 नहीं था, तो ये स्टेटमेंट ही गलत। और ये स्टेटमेंट जहां जहां था वो आंसर थे ही नहीं, उसके ऑपोजिट वाले आंसर थे। जिसने ये क्वेश्चन किया होगा वो सही कर दिया होगा। समझे सेजल? अभी सर वो बंद हो गया था, अभी जस्ट ज्वाइन किया है दोबारा। प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ है इसमें? कि अभी से जो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है? आता है? जी सर। तुमको तो आएगा, स्कूल और ये टीचर है यार, तुम स्कूल टीचर है, तुमको आएगा, उसकी बात कर रही है। क्योंकि इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते बंदा इन्वायरमेंट में इतना घुस जाता है कि बाकी चीजें भूल जाता है। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ, 29 का स्क्वायर जल्दी निकाल सकते हो? 65 का स्क्वायर जल्दी निकाल सकते हो? या टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में? मौखिक आंसर होगा या टाइम लगेगा कैलकुलेट? वो तो कैलकुलेट करने बैठी, कैलकुलेट नहीं करना है सुदेश। थोड़ा बहुत ना बेसिक मैथमेटिक्स सीखो, बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत तो जरूरी है। ये सब शॉर्टकट चीजें तुमको याद होनी चाहिए। 58। जैसे कि अगर किसी के यूनिट डिजिट में 5 है, करेक्ट, तो उसकी जो 5 के वजह से 25 उतार दो डायरेक्टली, 5 का स्क्वायर जो है 25 उतार दो। 6 की बाद वाली संख्या कितनी है सेजल? हेलो, क्या उसका ब्लॉक हो गया? सुदेशना, 6 का बाद वाला संख्या कौन सा है? 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 42। तो यही आंसर है, 4225। करेक्ट। अब इसका भी आंसर निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81। 8 रखो हाथ में, 8 रखो हाथ में। मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू 9 कितना होगा? 2 इंटू 9 करो, 36 हुआ। 36 में 8 जोड़ो, कितना होगा?
44। 44। 4 हाथ में रखो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 में 4 जोड़ दो, पहला वाला जो 4 बचा था 8, 841। समझे? तो दीज आर द ट्रिक्स, समझ में आना चाहिए। समझ में आया सजल? नहीं आया, इसको ये दूसरा एग्जांपल लेके समझाया जाएगा। मैं बोल रहा कि 39 का स्क्वायर निकालना है, सपोज करो 39 का स्क्वायर निकालना है, तुम बताना सिर्फ सजल कि 9 का स्क्वायर कितना होगा। अरे ऑन करो पहले ऑडियो। कितना होगा 9 का स्क्वायर? 81। मैं 81। 8 को हाथ में रखो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 9 करना है, कितना होगा? 36। कैसे? 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 9 84। कितना होगा? 6 इंटू 9 कितना होगा? चलो मैथ्स इसका खराब है, इसको गुणा ही करना 54। पड़ेगा। 54। 54, और 54 में 8 बचा हुआ था, उसको जोड़ो। 548 ऐसे या फिर प्लस? नहीं, प्लस करना है। 54 में 8 जोड़ो, कितना होगा? 62। 62। 6 अभी रख लो हाथ में। 3 का स्क्वायर कितना है? जिसका 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का 9। स्क्वायर 9 9 पे 9 9 पे 6 जोड़ दो। 14। 9 पे 6 जोड़ने से 14 15। होता है। 15 15। ये आंसर है। ये दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कहीं पे कैलकुलेशन आ गया तो ये ऐसे चीजें करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब सीखो, ये सब भी सीखो। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वही चीज सीखना है, जो पढ़ाया जा रहा है वही चीज सीखना है। रीजनिंग तो तुमको आना ही चाहिए, बिना रीजनिंग के क्या करोगे एग्जाम में? ठीक है, रीजनिंग तो तुम्हें आनी चाहिए। हंसो, हंसने में कोई दिक्कत नहीं से यार, खूब हंसो, मौज करो। अभी तो पानी भरा था तुम्हारे वनस्थली में, देखा मैंने। यस। चलो, बढ़िया।